पूरे गांव में उत्साह का माहौल चल रहा था। गांव के सभी लोग तैयार होकर राजमहल जाने की तैयारी कर रहे थे। इन सभी के बीच में केशव और मालती की बेटी अनामिका भी नया पहनकर अपनी माँ को दिखाते हुए बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ माँ? एकदम राजकुमारी लग रही है मेरी बेटी तो। धत्तेरी की, यही बोलकर बस आप मेरा दिल तोड़ देती हैं। अरे राजकुमारी होती तो क्या इस झोपड़ी में पली बड़ी होती? फिर तो मैं किसी राजा के महल में होती और एक आलीशान जिंदगी जी रही होती। सारे माता पिता के लिए उनके बच्चे राजकुमार और राजकुमारी ही होते हैं, फिर चाहे वो खुद राजा रानी हो या ना हो। अरे माँ, मजाक कर रही थी, आप तो दिल पर ले गई। इधर आ जरा, तुझे नजर का काला टीका लगा दूं, किसी की बुरी नजर ना लगे। इतना कहकर मालती अनामिका के कान के पीछे नजर का काला टीका लगा देती है, जिसके बाद सभी लोग तैयार होकर राजमहल पहुंचते हैं, क्योंकि आज राजमहल के राजा दुष्यंत और रानी सोमवती के बेटे अभय को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाने वाला था, जिसके चलते राजा दुष्यंत ने अपने महल में एक बहुत बड़ा समारोह रखा था और अपने पूरे राज्य को उसमें आमंत्रित किया था। अनामिका अपने माता पिता के साथ राजमहल पहुंचती है और राजमहल में पहुंचते ही वो खुद से बोलती है, कितना खूबसूरत है ये राजमहल। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है इस राजमहल से। पर मैं कहाँ, एक गरीब झोपड़ी वाली लड़की, ऐसे ऊंचे सुंदर महलों से मेरा क्या लेना देना? ये सब तो बस मेरी कल्पना है, कल्पना, और कुछ नहीं। अनामिका इधर उधर देख रही होती है कि तभी रानी सोमवती की नजर अनामिका पर जाती है। रानी सोमवती खुद चलकर अनामिका के पास आती है और उसे देखकर बोलती है, आप आ गई? आप मुझसे कह रही हैं क्या रानी जी? प्रणाम। प्रणाम पुत्री, प्रणाम। मुझे लगा कि आप किसी और से बात कर रही हैं। नहीं, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा ये लहंगा चोली बहुत प्यारा लग रहा है। आपका शुक्रिया रानी जी, लेकिन आपके महंगे लिबास के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। काश कि हम तुम्हारे नसीब में भी इस लिबास को लिख सकते। आपने क्या कहा रानी जी? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, हम जाते हैं, हमें और भी बहुत काम है। आज हमें अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने पुत्र की ताजपोशी अपने हाथों से करने जा रहे हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पुत्र राजकुमार अभय आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बेहतरीन राजा साबित होंगे। गुरुवर, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र की कुंडली को एक बार अपने हाथों से देख लें। आज हम अपने बेटे को राज्य का राजा घोषित करने जा रहे हैं। बिल्कुल राजन, इसी कार्य के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। पर उस कुंडली को देखते ही उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी छा जाती है। तभी राजा दुष्यंत गुरु रामदेव से बोलते हैं, क्या बात है गुरुवर, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो बात हम इस कुंडली में देख पा रहे हैं वो बात बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली है। हम कुछ समझे नहीं गुरुवर, आप किस विषय में बात करना चाह रहे हैं? आखिर क्या लिखा है हमारे पुत्र की कुंडली में? क्या आप पूर्ण रूप से इस चीज का आश्वासन मुझे दे सकते हैं राजन कि आपके पुत्र अभय ही आपकी पहली संतान है? आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुवर? हमारी एक ही संतान है जो कि राजकुमार अभय ही हैं। असंभव, ये नहीं हो सकता राजन। राजकुमार अभय आपकी दूसरी संतान है, ये आपकी पहली संतान नहीं है। गुरु रामदेव की बात सुनकर पूरे राज्य की प्रजा में हलचल मच जाती है।
सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। राजकुमार दुष्यंत को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी रामदेव सोमवती से बोलते हैं, रानी सोमवती, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई सत्य अपने भीतर छुपाए बैठी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भला किसी सत्य को अपने भीतर पनाह क्यों देंगे? तो फिर हमारा ज्ञान क्या हमसे झूठ बोल रहा है? रानी, आखिर क्या बात है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो अभी तक आपने हमसे छुपाया हुआ है? प्रजा के सामने हम क्या जवाब दें? आखिर क्यों गुरु रामदेव हमसे ये सवाल कर रहे हैं? बोलिए महारानी, बोलिए। राजा दुष्यंत की बात सुनकर रानी सोमवती फूट फूट कर रोने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुशियों के माहौल में अचानक ये दुख के बादल कैसे छा गए थे। माँ, आखिर क्या बात है? हम आपको अपनी कसम देते हैं, कृपया करके सब कुछ सत्य बताइए। क्या हम पिताजी की पहली औलाद नहीं है? और अगर हम नहीं हैं, तो आखिर पिताजी की पहली औलाद कौन है और वो कहाँ है? बोलिए माँ। अपने पुत्र की कसम से रानी सोमवती विवश हो जाती हैं और आखिरकार उन्हें सभी के सामने सत्य बोलना ही पड़ता है। गुरुवर बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमार अब है राजा दुष्यंत की पहली औलाद नहीं है, ये उनकी दूसरी संतान है। अनर्थ, घोर अनर्थ! आखिर ये सब कैसे हो सकता है? आखिर इतने वक्त तक आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? हमारी पहली औलाद कहाँ है रानी सोमवती? राजा दुष्यंत की बात सुनकर रानी सोमवती सभी के समक्ष अब कुछ सच बताना शुरू करती है। ये बात उस वक्त की है जब रानी सोमवती और राजा दुष्यंत का नया नया विवाह हुआ था और एक रात जब राजा अपने कक्ष में अपने कुछ गहने रख रहे होते हैं, तभी वो एक अंगूठी को देखते हुए बोलते हैं, ईश्वर ना करे कि कभी किसी के जीवन में ऐसा दिन आए कि हमें इस अंगूठी का इस्तेमाल करना पड़े उनका जीवन संवारने के लिए। दुष्यंत इतना बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रानी सोमवती आ जाती हैं और राजा दुष्यंत की बात सुनकर बोलती हैं, किस चीज का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं आप महाराज? कुछ नहीं महारानी, बस इस अंगूठी के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है महारानी, इस अंगूठी में एक राज छिपा हुआ है। राज? कैसा राज महाराज? एक अंगूठी में भला क्या राज हो सकता है? महारानी, इस अंगूठी के इस्तेमाल से कोई भी स्त्री गर्भवती हो सकती है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप महाराज? भला एक अंगूठी के इस्तेमाल से कोई स्त्री गर्भवती कैसे हो सकती है? ये अंगूठी हमें एक बहुत ही बड़े ऋषि ने दी थी। इस अंगूठी में एक वरदान छुपा हुआ है। हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं महाराज, कृपया हमें स्पष्ट रूप से समझाएं। एक बार जब हम विवाह से पहले जंगल की सैर कर रहे थे, तब हमने मुसीबत में पड़े एक बहुत बड़े ऋषि की मदद की थी और उन्होंने हमें उपहार स्वरूप ये अंगूठी देते हुए कहा था, ये ले राजन, इस अंगूठी को अपने पास रखें। ये अंगूठी अगर आपको भविष्य में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ही कीजिएगा, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिएगा जिसे इसकी अत्यंत जरूरत हो। इस अंगूठी में ऐसी क्या खास बात है ऋषिवर? इस अंगूठी के नगीने को पीसकर यदि कोई स्त्री पानी के साथ इसका सेवन कर लेगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। आपके कहने का क्या मतलब है ऋषिवर? क्या हमें भविष्य में संतान की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी राजन, ये अंगूठी बस हम आपको उपहार स्वरूप दे रहे हैं, आप इसे रख लीजिए। रानी सोमवती के दिमाग में उस अंगूठी और ऋषि की कही वो बात घूमती रहती है। ऐसे ही एक दिन रानी सोमवती राजा दुष्यंत के कक्ष से गहनों के बीच में रखी हुई वो अंगूठी निकालकर ले आती हैं और उसके नख को अंगूठी से अलग कर पीस के उसका
चूरन बना लेती है। हम नहीं मानते कि दुनिया में ऐसा कोई भी जादू होता है, पर इसे पी लेते हैं, तब अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये जादू है या पाखंड है। फिर हम राजन को बताएंगे कि अंगूठी से कभी कोई स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती, ये झूठ है। इतना कहकर रानी सोमवती उस अंगूठी के नग के चूरन को पानी के साथ अपने भीतर निगल लेती हैं। अगले ही दिन राजा दुष्यंत किसी कार्य से कुछ समय के लिए अपने राज्य से दूर चले जाते हैं और राजा दुष्यंत के जाने के थोड़े दिनों बाद ही रानी सोमवती की तबीयत खराब हो जाती है। महल की एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जो कि पेशे से एक दाई थी, वो रानी सोमवती के पास आती हैं और उनकी नब्ज देखते हुए बोलती हैं, मुबारक हो रानी सोमवती, आप गर्भवती हैं। असंभव, ये कैसे हो सकता है, ये झूठ है। पर क्यों नहीं रानी, आप गर्भवती क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि कल ही हमारा महीना सही हुआ है, एक दिन के भीतर हम गर्भवती कैसे हो सकते हैं, वो भी राजन के बिना। लेकिन सच तो यही है रानी सोमवती कि आप गर्भवती हैं, और वो भी 1 महीने की। आप यहाँ से जाइए और जब तक हम ना कहें आप इस बात का जिक्र किसी के सामने भी मत कीजिएगा। इतना कहकर रानी सोमवती उस दाई को वहाँ से भेज देती हैं और तभी रानी सोमवती को अंगूठी और उस ऋषि की याद आती है और रानी सोमवती की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो खुद से बोलती है, हे ईश्वर, ये हमने क्या कर दिया। हमने मजाक मजाक में उस अंगूठी से पैदा होने वाली संतान को अपने भीतर धारण कर लिया। अब हम महाराज को क्या कहेंगे? नहीं, हम महाराज को इस बारे में नहीं बता सकते, हमारे पूरे भविष्य का सवाल है। दिन गुजरते जाते हैं और रानी सोमवती की चिंता अब बढ़ने लगती है। वो कई तरीके से सब ठीक करने के लिए कई उपाय भी करती है, लेकिन हर उपाय उन पर असफल हो जाता है और आखिरकार वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देने का फैसला करती हैं। पर अब राजा दुष्यंत भी महल लौट आए थे और रानी सोमवती राजा दुष्यंत के पास जाकर बोलती है, महाराज, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए महारानी, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? महाराज, दरअसल बात यह है कि विवाह से पहले हमने कुछ प्रण लिया था और अब हम उसे पूरा करना चाहते हैं। कैसा प्रण महारानी, बताइए। जब हमारी शादी कुशल पूर्वक हो जाएगी तो हम 9 महीने तक जंगल में तपस्या करेंगे। पर रानी, आपने इतना कठिन प्रण क्यों लिया? बस ले लिया था महाराज, और अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आप हमें 9 महीने के लिए जंगल में तपस्या करने की इजाजत दे दे। ठीक है महारानी, जैसा आप चाहें, हम आपको इजाजत देते हैं। राजा दुष्यंत से झूठ बोलकर रानी सोमवती 9 महीने की तपस्या का बहाना बनाकर जंगलों में रहने के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही एक दिन जब रानी सोमवती झोपड़ी के बाहर बेहोश पड़ी होती हैं, तभी वहाँ एक औरत आती है और गर्भवती रानी सोमवती को ऐसे बेहोश देखकर वो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें पानी पिलाती हैं और बोलती हैं, आप ठीक तो है? आपको क्या हो गया? हम ठीक है, बस हमें चक्कर आ गए थे। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप गर्भवती हैं। जी सही कहा आपने, हम गर्भवती हैं और शायद इसी वजह से ही हमें अचानक से चक्कर आ गए और हम मूर्छित होकर गिर पड़े। आप ऐसी अवस्था में यहाँ अकेले क्यों रह रही हैं? आपको तो आपके परिवार के साथ रहना चाहिए, खास तौर पर अपने पति के साथ। बस हम विवश हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, ना उन्हें कुछ बता सकते हैं। आप चिंता ना करें, मेरा नाम मालती है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। अगर आप अपने घर नहीं जा सकती हैं, तो इस 9 महीने मैं आपकी सहायता करूँगी। इन दिनों आपके लिए खाना पानी भी लाया करूँगी और आपकी देखभाल भी करूँगी। आप तो सच में बहुत अच्छी है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इस तरह सोमवती और मालती की दोस्ती हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सोमवती की गर्भावस्था को लगभग 6 महीने पूरे हो जाते हैं और मालती
सोमवती का पूरा ख्याल रख रही होती है। ऐसे ही एक दिन मालती सोमवती के लिए जब खाना बनाकर ले आती है तो सोमवती बोलती है, ईश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, है ना मालती? जी, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हो गया? सच ही तो कह रही हूँ, तुम भी तो मेरे जीवन में ईश्वर की तरह ही आई हो। कहाँ मैं अकेले रह रही थी और कहाँ तुम पूरा परिवार बनकर मेरे पास आ गई। अरे अगर एक औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? बस वक्त आने पर हमें तुमसे एक और मदद चाहिए। बताइए, कैसी मदद चाहिए आपको? वो मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही आपसे कहूंगी। वैसे आपकी कोई संतान नहीं है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने जब आपको इस अवस्था में देखा तो मेरा दिल भर गया। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे जीवन में अंधेरा है वैसे किसी और के जीवन में भी अंधेरा आए। मालती की बात सुनकर सोमवती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ वक्त बाद मालती वहां से चली जाती है। आखिरकार 9 महीने का वक्त पूरा हो जाता है और सोमवती एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है और उस बेटी को वो मालती के हाथों में देते हुए बोलती है, अब इस बच्ची की देखभाल तुम करोगी, आज से तुम ही इसकी माँ हो। पर ये आप क्या कह रही हैं? यह आपकी संतान है, इसे मैं अपनी संतान कैसे कह सकती हूँ? हम तुम्हें सच नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं कि हम इस संतान को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए इस अवस्था में हम इस जंगल में रह रहे हैं। भगवान के लिए संतान का पालन पोषण कर लो और इसकी माँ बन जाओ। नवजात बच्चे को अपने हाथों में देखकर मालती की ममता भी उसके कलेजे में तड़प उठती है, जिसके बाद सोमवती मालती को अलविदा कहकर वहां से अपने महल लौट आती है और मालती उस नन्ही बेटी का नाम अनामिका रखती है। नहीं हो रहा महारानी कि आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हैं। अरे आप हमें बताती तो सही, हम अपनी संतान को खुशी खुशी स्वीकार करते। हम बहुत ज्यादा डर गए थे महाराज, इसलिए कुछ नहीं कह सके, लेकिन आज गुरुदेव की बात सुनकर हमें सब कुछ सच कहना पड़ा। अब हम कहाँ ढूंढेंगे अपनी पहली संतान को? कहाँ होगी वो? उसके कर्मों में ये राजमहल का सुख लिखा था, ना जाने वो कहाँ पली बड़ी होगी। वो यही है महाराज, आपकी आंखों के सामने, हम सबके बीच में मौजूद है। आप सच कह रही हैं? आखिर कहाँ है वो? बताइए हमें। राजा दुष्यंत की बात सुनकर रानी सोमवती उनका हाथ पकड़कर भीड़ में सबसे आगे खड़ी अनामिका के पास ले जाती हैं, जहाँ पर मालती भी खड़ी होती है और वो लगातार रोई जा रही होती है। तभी रानी सोमवती बोलती है, यही है आपकी पहली संतान महाराज, और यही है वो महिला जिन्होंने हमारी मदद की थी। रानी सोमवती की बात सुनकर तो अनामिका के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो अपनी माँ की तरफ देखती है, जिसके बाद मालती भी सारी बात सच सच बता देती है और बोलती है, रानी सोमवती सच कह रही है बेटा, तुम मेरी पेट जनी औलाद नहीं है, और जिस वक्त तुम मुझे मिली थी मुझे पता ही नहीं था कि जिसकी मैं मदद कर रही हूँ वो इस महल की रानी है। तो आपने भी मुझसे ये सच छुपा कर रखा, आखिर क्यों? मैं बांझ थी ना बेटा, और जब मुझे एक माँ कहने वाली संतान मिली तो भला मैं उससे ये इतना बड़ा सच कैसे कहती? इसका मतलब मैं एक राजा की बेटी हूँ जो झोपड़ी में पली हूँ। पर मेरे लिए तो ये झोपड़ी ही महल है और मेरे लिए आप ही मेरी माँ है। मैं राजा रानी को अपने माता पिता कैसे मान लूं? पुत्री, हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, पर सत्य तो यही है कि इस महल की उत्तराधिकारी होने का अधिकार तुम्हें ही है, क्योंकि तुम ही हमारी पहली संतान हो। आओ और अपने दायित्व को संभालो। राजा दुष्यंत की बात सुनकर अनामिका अपनी माँ की तरफ देखती है और मालती हाँ का इशारा करते हुए
अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद राजा दुष्यंत खुशी खुशी अनामिका को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। साथ ही राजकुमार अभय को ताज पहनाकर उन्हें महाराज बना दिया जाता है। और आखिरकार राजा की बेटी लेकिन झोपड़ी में क्यों पली कि ये पूरी गुत्थी सबके सामने सुलझ जाती है।